जेनी, अब ये सारा सामान पैक करो, यहाँ से चलती बनो। जस्ट गेट आउट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है। God will punish you. क्यों ये लोग इस तरह धक्के मारकर इस औरत को बेघर कर रहे थे? क्या कसूर था इसका? सन 1971 में रेबेका जोसेफ ने एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया था। पति के देहांत के बाद उन्हें पता चला कि बिजनेस में नुकसान की वजह से उनके पति गले तक कर्जे में डूबे हुए थे। रेबेका के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय अपना घर बेचने का। कर्ज चुकाने के बाद रेबेका के पास सिर्फ 30,000 रुपए बचे। अब इतनी बड़ी दुनिया में वो अकेली कहां रहती? सो अपनी मां नैन्सी के पास रहने चली आई। नैन्सी अपने छोटे बेटे और बहू अरविन और जेनी और अपने जेठ के बेटे और बहू अल्फ्रेड और मार्था के साथ रहती थी। रेबेका, माय चाइल्ड, ये सब क्या हो गया? कहाँ रहोगी तुम? मामा सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। गॉड ने किस बात का पनिश किया हमको? Control yourself. Control yourself, Rebecca. Rebecca. देखो जो भी हुआ उसमें गॉड का मर्जी था। Be strong. Okay? अभी कुछ दिन रुकोगी ना? हाँ जेनी, इनफैक्ट मैं यहीं रहूंगी। अब जॉर्ज के बाद और कहाँ जाऊंगी मैं? मम्मा, हम यहाँ रहेंगे। अब वही तो एक कमरा है जो फिर भी रहने लायक है। 5 साल पहले जब तुम क्रिसमस पर आई थी तभी पेंट करवाया था। उसके बाद तुम तो जानती हो कि बिजनेस में कितना नुकसान हुआ। बस अब जो बचा है उसी से गुजारा कर रहे हैं। नैन्सी आंटी, आप ही बताइए, हम लोग कुछ गलत है क्या? मैं समझती हूँ मार्था, बट क्या है ना, इस घर से इतनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं कि हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। कौन नहीं चाहता रेबेका, पर पैसे कहाँ हैं? क्यों? अरे हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे ना। कम से कम रेनोवेशन तो करवा ही सकते हैं। आफ्टर ऑल ग्रैंडपा ने कितने प्यार से ये घर हम सबके लिए बनवाया था। We can't let it break down like this. बच्चे हॉस्टल में कितने ही खर्च होते हैं उनके, ऊपर से फेस्टिवल्स और मैरिजेस की फॉर्मेलिटीज। किधर से काट और कंट्रीब्यूट करें? अब जैसा चल रहा है रेबेका, चलने दो। हाँ, अगर तुम्हें नापसंद हो तो... नहीं, ये घर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो। अरे हम सबका बचपन गुजरा है यहाँ पे। बस इस हालत में देख के थोड़ा अफसोस हो रहा है। एक काम करते हैं, अभी मेरे पास करीब 30,000 रुपीज हैं, तो वो मैं ही दे देती हूँ अभी। आप लोग जल्दी से रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो। क्यों? रेबेका, आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, इस घर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, हैप्पी? इस रूम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सब लीकेज इधर ही है। ये दीवारें भी गंदी हो चुकी हैं। रेबेका के कॉन्ट्रैक्टर पीटर सेल्स है। हेलो। कह रहे हैं कि पूरे घर की रिनोवेशन का खर्चा कुछ 27,000 के आसपास आएगा। राइट। अगर तुम वो बैंक से पैसे ले आई हो तो फिर इनको थोड़ा सा एडवांस दे देते हैं, फिर क्या है ना कि कल से ही काम शुरू हो जाए। आप लोग काम शुरू करवा दीजिए, ठीक है ना मम्मा? सारे पैसे घर में लगा लोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? कुछ अपने और बच्चों के लिए भी रख लेती। अब तो उन दोनों की जिम्मेदारी भी तुम ही पर है ना। वो तो है ही मम्मा, लेकिन छत भी तो जरूरी है ना।
और वैसे भी एल्फ्रेड और एरविन कोई पराये थोड़ी हैं। अच्छा मान, कल को अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो वो भी तो मेरी हेल्प करेंगे ना। कल किसने देखा है रेबेका, अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना चाहिए। डोंट वरी मम्मा, हैव फेथ इन गॉड। डोंट वरी रेबेका, हमारे स्कूल में इंग्लिश टीचर की ओपनिंग है, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। रियली? जॉर्ज के रहते हुए मैंने कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं महसूस की, बट नाउ मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने भाइयों के ऊपर बोझ बन के रहूं। एंड फॉर दिस आई जस्ट वांट योर हेल्प फादर। हाँ, सैलरी जरूर कम है, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन फ्री करा दूं तो मैनेज हो जाएगा। यस फादर, थैंक यू सो मच। अरविंद डार्लिंग, हम कितने सालों से इस रूम में रह रहे हैं ना, बोर हो गई हूँ। अब तो वो ग्रैंडपा का बालकनी वाला रूम भी रेनोवेट हो गया है। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि वो रूम हमें मिले। यू नो ना हाउ रोमांटिक इट इज। लेकिन अब वो रूम तो तुम्हारी बहन ले लेगी। तुम कुछ करो ना, उसे उस रूम की क्या जरूरत है, उसे ये रूम दे देते हैं। कितना अच्छा रूम लग रहा है रेबेका, नहीं? सच? अब से तुम और बच्चे इसी कमरे में शिफ्ट कर जाओ एंड वी विल मैनेज इन ग्रैंडपास रूम। बट ग्रैंडपा के रूम में तो मैं और बच्चे शिफ्ट। जेनी वाकई चाहती है कि तुम लोग उस कमरे में रहो। अपने भाई अरविंद का मन रखने के लिए रेबेका ने अपने दादाजी के कमरे में रहने की इच्छा को दबा दिया, लेकिन नैन्सी को कुछ न कुछ खटक रहा था। पर कहीं ये उनका वहम ना हो, ये सोचकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। उनका गुजरना रेबेका के लिए जॉर्ज के बाद एक और सहारे के टूटने के बराबर था। बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है, रिश्तों के असली रंग सामने आने लगते हैं। जब घर में किसी की मौत होती है, लोग मातम मनाते हैं, मरने वाले को याद करते हैं, लेकिन कुछ घरों में कुछ और ही चर्चा शुरू हो जाती है, जायदाद की। ऐसे घरों में मौत का मातम खत्म भी नहीं होता कि जायदाद के झगड़े शुरू हो जाते हैं। मरने वाले की आत्मा की शांति से ज्यादा लोगों को अपने हिस्से की फिक्र होती है। कुछ ऐसा ही इस घर में भी होने वाला था। अल्फ्रेड, अब तो नैन्सी आंटी भी नहीं रही। लोग, अब हमें कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। कुछ सालों में सैम बड़ा हो जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे उसे लंदन भेजना है, उसके लिए काफी पैसे चाहिए होंगे। और रेबिका और उसके 2 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। ना ही तुम्हारी इतनी सेविंग्स है और ना ही बिजनेस में इतना प्रॉफिट कि हम रातों रात अमीर बन जाए। एरविन से स्ट्रीट अवे जाओ और बात कर लो। अब घर ही एक चारा है। अब मौका है कि एफर्ट से बात करके इस प्रॉपर्टी को बेच दो। घर को बेच दो? जेनी, अभी मम्मी की डेथ को 1 हफ्ता भी नहीं हो और तुम कह रही हो घर को बेच दो? अब तुम्हारी मम्मी वापस तो आएगी नहीं, तो ये टाइम पास का नाटक क्यों? कब तक हम तंगी में जिंदगी काटेंगे? अब तो घर भी ठीक करा लिया है ना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। इमोशन में बहने से फ्यूचर नहीं बनेगा। ये घर ग्रैंडपा का है, इसलिए हमारा भी इक्वल हिस्सा बनता है। And how is that possible? तुम्हारे फादर का 40%, हमारे फादर इन लॉ का 60%। एडविन के फादर ने इस घर को बनाने के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। तुम्हारे फादर इन लॉ, वो तो शादी करके लंदन चले गए। जब वहां उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वो यहाँ वापस आ गए। और फिर एल्फ्रेड के डैड ने उन्हें हेल्प किया बिजनेस सेटअप करने में। जब इस घर के रेनोवेशन की बात हो रही थी तो सारा पैसा मेरी बहन ने लगाया।
और अब जब बात बंटवारे की हो रही तो 50-50। अगर इस घर का बराबरी का हिस्सा नहीं हुआ ना तो बात कोर्ट तक जाएगी, समझ गए? अगर कोर्ट गए तो हमारे बच्चों के हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं। और फिर अगर किसी को पता चल गया कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो मकान का रेट भी गिर जाएगा। देखो, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए अपना हिस्सा लो और चलते बनो, बस। तो अब हम सबको मंजूर है, हमारा 55% और तुम लोगों का 45%। तो ठीक है, फिर हम इस घर को बेचने के लिए बायर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों से बात की है और कुछ लोग अच्छा प्राइस भी दे रहे हैं, लेकिन सबको घर जल्दी खाली चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम सब अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेते हैं। और मैं रिबेका को भी बता देता हूँ, उसे भी अपने लिए एक नया घर देखना पड़ेगा। पैसों की जरूरत? पैसों की जरूरत है तो तुम लोग घर ही बेच दो। और ये फैसला लेने से पहले मुझसे किसी ने पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। कम ऑन रेबेका, तुमसे क्या पूछना है? ये घर हमारा है, हम जो मर्जी करें। मतलब ये घर मेरा भी उतना ही है जितना कि तुम सबका। बाप का घर बेटों का ही होता है। घर बेचने के लिए मैं तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये बात उस वक्त क्यों नहीं कही जब घर के रेनोवेशन के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स दी थी? पैसे तुमने अपनी मर्जी से दिए थे, हमने मांगे नहीं थे। लेकिन लिए थे, ये जानते हुए भी कि मेरे पास और कोई सेविंग्स नहीं है। हाँ लिए थे, तो हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी तो अपने साथ रखा था ना, तुम वो सब भूल गई? अच्छा तो मतलब ये फालतू की बहस का कोई मतलब नहीं। ये घर बिक रहा है, दैट्स फाइनल। अब भले ही तुम जाके फुटपाथ पे रहो या जाके चर्च में रहो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एरविन, ये तुम कह रहे हो? तुम मेरे रियल ब्रदर हो। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा और उसके बदले में आज तुम। एरविन, क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सड़क पे रहूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का फ्यूचर देखना है, सिर्फ अपनी फैमिली का, तुम्हारा नहीं। और मेरी फैमिली का क्या? जीजस, आप बहुत अच्छे हो, हमारे पापा को हमारे पास भेज दो ना। देखो ना, अंकल आंटी मेरे मम्मा को कितना परेशान कर रहे हैं। अगर पापा यहाँ होते तो मेरे मम्मा को कोई भी परेशान नहीं करता। हाँ जीजस, अगर पापा होते तो हमें यहाँ रहना भी नहीं पड़ता। मम्मा बहुत परेशान है जीजस। हमें ऐसे निकाल लेंगे क्या? नहीं, किसने कहा आपसे कि हमें निकालेंगे? यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हारी बात को एग्री करता हूँ। बेटी का भी फैमिली की प्रॉपर्टी में उतना ही हक होना चाहिए जितना कि बेटे का। पर हमारे समाज में कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट लूज होप। हो सकता है ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्पस लेकर आई हो। उस पर्पस को समझो और एक नया रास्ता बनाओ। गॉड विल हेल्प यू। यस फादर। बाप के प्रॉपर्टी पे सिर्फ बेटों का ही हक होता है। क्यों मगर? क्या बेटियां बाप की औलाद नहीं होती? या फिर बेटी होना कोई गुनाह है? क्रिस, अगर आज मेरे भाइयों के पास पैसे नहीं है ना, तो वो घर बेचकर एक नया घर ले सकते हैं, अपना फ्यूचर इजीली सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए क्या? मैं कहां जाऊं? इमोशन पे कानून नहीं चलता। तुम्हारे केस में कोई दम नहीं और मेरे पास वक्त नहीं है इस पर बात करने के लिए। और हां, अगर तुमने ये केस लड़ा तो मैं एल्फ्रेड और एरविन तुम्हारे भाइयों की तरफ से ये केस लड़ने वाला हूं, क्योंकि उनके केस में दम है। रेबेका के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। हालांकि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ईसाई और पारसी कानून के तहत बच्चों का पिता की जायदाद पर बराबर हक होता है।
लेकिन अरविन और अल्फ्रेड उस पर त्रावणकोर एंड कोचेन क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1916 के तहत केस कर रहे थे, जिसके मुताबिक लड़कियों के लिए शादी के वक्त स्त्री धन का प्रावधान है और उसकी भी अधिकतम सीमा है 5,000 रुपए, और बिना वसीयत के पिता की जायदाद पर सिर्फ बेटों का हक है, बेटियों का नहीं। इस सूरत में रेबेका को अपने पिता के घर में हिस्सा मिलना नामुमकिन था। प्रावधान गलत था, लेकिन दोनों भाइयों के लिए फायदे का था, पर रेबेका हर हाल में अपना हक चाहती थी। इस रेबेका ने ना जीना मुश्किल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? वो क्रिस्टोफर से मिली थी और उसका कहना है कि वो हम पे प्रॉपर्टी राइट्स को लेके केस करना चाहती है। कैन यू बिलीव दैट? तो वो क्या कर लेगी? वैसे भी कानूनी रूप से तो ये घर हमारा है ना। हाँ, लेकिन अगर उसने केस कर दिया तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाएगी और हम सब यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी खरीदेगा भी नहीं। टेंशन क्यों लेते हो? मार्था इज राइट, कानून तो हमारे साथ है ना, और उसको तो मैं देख लूंगी। एलेक्स, एलेक्स तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? एलेक्स, एलेक्स तुम भी ना कहाँ रह जाते हो? तुम्हारी यूनिफॉर्म दो मुझे। जीनी आंटी, मेरा यूनिफॉर्म कैसे चल गया? मुझे क्या पता। तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? यूनिफॉर्म्स कहाँ हैं? जेनी, जेनी, देखो जेनी, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, इसमें बच्चों को मत घसीटो। शेम ऑन यू जी। अभी तो कुछ नहीं किया, अगर यहाँ से गई नहीं तो तुम्हारे बच्चों को। शट अप जेनी। यू शट अप रेबेका। ये इसका भी घर है और ये यहाँ जो मर्जी चाहे कर सकती है, और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है ना तो जस्ट लीव। नहीं जाऊं। पहले मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, मैंने जो रेनोवेशन में पैसे लगाए हैं वो मुझे वापस दे दो, मैं चली जाती हूँ। कौन से हिस्से की बात कर रही हो? कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से तुम्हें। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकाल देंगे। जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता, मैं और मेरे बच्चे यहाँ से हिलने वाले नहीं। रेबेका को उसके भाइयों और भाभियों ने तरह तरह से परेशान करना जारी रखा और वो घर के सौदे के लिए खरीदारों को अक्सर घर पर बुलाते रहे। एक्सक्यूज मी, आप ये घर कैसे खरीद सकते हैं जब मैं इसे बेचना ही नहीं चाहती हूँ? जी हाँ, मैं हूँ रेबेका और ये दोनों मेरे भाई। मे बी ये लोग घर बेचना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती। फिर भी अगर आप इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। दीजिए। मिस्टर डिसूजा, घर हमारा है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। कौन? कौन है? अरे कौन है? सर, आप सारा कमरा अच्छे से तलाश लीजिए। पता नहीं इसने मेरी ज्वेलरी कहाँ चुरा कर रखी है। देखो तुम, उस तरफ देखो, तुम उस तरफ देखो। जेनी, मैं तुम्हारी ज्वेलरी क्यों चुराने लगी? मुझे क्या पता होगा, पैसे की तंगी तो तुम्हें है ना। वैसे भी तुम्हारी नजर हमेशा मेरी ज्वेलरी पर रहती थी। जेनी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो मालूम भी नहीं कि तुम्हारे पास कितनी ज्वेलरी है। मैं तुम्हारी ज्वेलरी क्यों चुराऊंगी? जेनी, ये ज्वेलरी आपकी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये कल शाम से ही गायब थी। वो तो आज ये घर पर थी नहीं, वरना मैं आपको सुबह ही तलाशी के लिए बुला लेती। सर देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे रूम में कैसे आई। कस्टडी में लो इन्हें। सर मैंने कोई चोरी नहीं की। चलो थाने। मैंने कुछ किया ही नहीं है चलो थाने। सर। सर ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। सर प्लीज
सर सुनिए तो। जर, जोरू और जमीन, ये ऐसा लालच है जिसमें इंसान अपने खून के रिश्तों तक को भूल जाता है। रिबेका के भाइयों के लालच ने न सिर्फ रिबेका की जिंदगी में जहर घोल दिया, बल्कि उसके 2 मासूम बच्चों का जीना भी मुहाल कर दिया। क्या चंद रुपए और एक मकान खून के रिश्तों से ज्यादा कीमती होते हैं? क्या वाकई ऐसे लोगों को इंसान का दर्जा देना चाहिए? अफसोस, ये तो बस शुरुआत थी। उसके भाइयों ने रिबेका का हौसला तोड़कर उसे घर से बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थैंक्स फादर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बेल करवा दी। सारी रात आई वाज वरीड कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। देख, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो तुम्हें और कुछ दिन लॉकअप में रहना पड़ता। बट डोंट लूज होप। सच्चाई की लड़ाई में रुकावटें, मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हौसले बुलंद हो तो विजय सच्चाई की ही होती है। सुबह ही समझ गया था जब ये दोनों घर से गायब हुए थे, पर अच्छा है तुम आ गई हो। अब ये सारा सामान पैक करो, यहाँ से चलती बनो। जस्ट गेट आउट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? अब हम कहाँ रहेंगे? कहाँ? मम्मा लो सोफी, ब्रेड और बटर खाओ। हाँ, क्या हुआ? एलेक्स आप भी उठो बेटा। क्या हुआ? एलेक्स, एलेक्स, एलेक्स उठो, एलेक्स उठो बेटा। क्या हुआ मम्मा? बेटा एलेक्स को बहुत तेज फीवर है। एलेक्स उठो बेटा। एलेक्स, एलेक्स, एलेक्स बेटा उठ जाओ। एलेक्स, एलेक्स उठो। एलेक्स, एलेक्स, एरविन, एरविन, एरविन दरवाजा खोलो। एलेक्स को बहुत तेज फीवर है। जेनी, एरविन दरवाजा खोलो। एलेक्स आप खोलो। एलेक्स आप खोल। बेटा, एलेक्स को ये दवाइयां 2-3 रोज तक देते रहना। 2-3 रोज में इसका बुखार उतर जाएगा। और हाँ, इसको खाना रोज टाइम पर देते रहना। रेबेका, एक बात बोलूं, तुम ये प्रॉपर्टी के फालतू पचड़ों में बिल्कुल मत पड़ो। इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इसकी वजह से तुम्हारे दोनों बच्चे और परेशान होंगे। जब फादर एग्नेस ने आपकी बेल दी, मैं तभी समझ गया था कि आप बेकसूर हैं। सर, अगर मेरे बच्चे को तकलीफ ना आई होती तो मैं शायद यहाँ कंप्लेंट करने आती ही नहीं।
बट सर वो लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। मैंने क्या मांगा है? सिर्फ अपना हक ना। सर प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा ना देकर वो मुझसे मेरा बर्थ राइट छीन रहे। मैंने माना कि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन सर कम से कम दिल में इतनी जगह होनी चाहिए कि बिना मांगे ही आप अपनी बहन को उसका हिस्सा दे दें, वो भी तब जब मुझे उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है। आखिर मैं भी तो उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। एरविन और मेरे पेरेंट्स एक ही तो हैं, तो फिर इतने ज्यादा जेंडर बायस क्यों? मैं आपकी बात समझ रहा हूं यामिनी मूर्ति शहर की जानी मानी लॉयर है, इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है और ये बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती है। वैसे ये शाम को झील के पास वॉक के लिए आती है, आप वहां मिलने की कोशिश कीजिए। सर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये इनके बैंक के रिकॉर्ड्स हैं और रेनोवेशन की रिसिप्ट जिन पर इन्हीं का नाम है। अब आप क्या कहते हैं? सर हमने तो नहीं कहा था कि हमें घर की रेनोवेशन करवानी, वो तो इसी का फितूर था कि इसने अपने सारे पैसे घर पे लगा दिए। अब इसमें भला हमारी क्या गलती है सर? गलती यह है कि हमें उस वक्त नहीं बताया गया कि रेनोवेशन करवाने के बावजूद मुझे धक्के देके उस घर से बाहर निकाल दोगे। अगर इन्होंने रेनोवेशन कराया है तो इनका भी हक बनता है, और वैसे आप किसी को भी बेइज्जत करके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जब तक आप इनके एक एक पैसे वापस नहीं करते हैं तब तक ये वहीं पर रहेंगी। ठीक है ना सर, जब पैसे आएंगे तब दे देंगे, अभी तो पीछा छोड़ो। और सर कानून भी तो ये कहता है। मिस्टर अल्फर्ड गोंसाल्विस, कानून आप मुझे मत सिखाइए। अगर उस दिन उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है ना, इसी वजह से आपकी वाइफ बाहर है, वरना वो भी जेल में होती। जाइए कुछ इंसानियत सीखिए। आपकी बहन है ये, कोई गैर नहीं। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं घर में ही रहूंगी। ये भी घर का ही हिस्सा है, अगर रहना है तो रहो, नहीं तो यहां से भी निकाल देंगे। कहते हैं भाइयों के रहते कोई बहनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो फिर थोड़े से रुपयों थोड़ी सी जमीन के लिए ये भाई इस हद तक कैसे गिर गए? जमीन जायदाद के ये झगड़े हमारे देश में बेहद आम है। इस वक्त भी ना जाने कितने परिवारों में जायदाद को लेकर मनमुटाव चल रहे होंगे। लेकिन अब रेबेका के पास क्या रास्ता था? क्या उसे अपने हक की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, इस आउट हाउस में अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देनी चाहिए? नहीं, रेबेका ऐसा कभी नहीं करेगी। रेबेका जैसी औरतें कभी हार नहीं मानती हैं, वो लड़ती हैं अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। जिस वक्त पूरी दुनिया रेबेका की दुश्मन बनी हुई थी, एक फरिश्ते ने उसका दरवाजा खटखटाया। हेलो किड्स। एलेक्स, सॉरी मैम, बच्चों ने आपको डिस्टर्ब किया। नो इट्स ओके। वैसे बहुत प्यारे हैं बच्चे आपके। थैंक यू। आप यामिनी मूर्ति है ना? हेलो मैम, एक्चुअली मैं रेबेका जोसेफ हूँ। इंस्पेक्टर कृष्णन उन्होंने बताया आपके बारे में। मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा टाइम हो आपके पास तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे मैं ऐसे किसी को एंटरटेन नहीं करती, तुम कल शाम मेरे घर आ जाना। ये बात ठीक है कि सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन सच के साथ टिक पाना बहुत मुश्किल है। यामिनी जी, ये लड़ाई अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए लड़ रही हूँ जो शायद मेरी ही सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरी हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी नहीं लड़ पाई। अब मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कानून में एक नया प्रावधान लाने के लिए लड़ रही हूँ, ताकि कल को मेरे एलेक्स और सोफी के बीच प्यार में कोई कमी ना आए, बाद में जाके इन दोनों के बीच में भेदभाव ना हो पाए। ये वकालतनामा है, साइन कर दो। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस रेबेका जोसेफ ने कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए पेटिशन फाइल किया है। यामिनी ने अदालत के सामने रेबेका का पक्ष रखा, लेकिन कानूनी प्रावधान और दोस्त रिश्तेदार सब उसके खिलाफ थे। पर रेबेका ने हिम्मत नहीं हारी। हर तारीख पर उसे लगता कि अब इंसाफ मिलेगा, पर शाम होते होते बस मायूसी हाथ लगती। रेबेका के भाइयों का पलड़ा शुरू से ही भारी था क्योंकि कानून उनके साथ था। ऐसे में एक दिन अदालत ने भी फैसला रेबेका के खिलाफ सुना दिया। फैसला सुनकर उसके भाइयों की तो बाँचें खिल गईं, पर रेबेका कहीं ना कहीं
कुछ टूट गई। मैं ये केस नहीं हारी हूं यामिनी जी, अब इसे और भी आगे लेकर जाऊंगी। यहाँ पे नहीं जीते तो क्या हुआ, अब और भी ऊपर के कोर्ट में अपील करूंगी मैं। आप मेरा साथ देंगी? मैं तुम्हारे सच्चाई के साथ हूँ रेबेका। कल ही मैं अपील डाल दूंगी और 2 दिन में तुम्हारे भाइयों को पता चल जाएगा कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। थैंक यू। कौन हो तुम लोग? बहुत नेता बनती है, बड़ा शौक है तुझे कोर्ट जाने का। कर दूं तेरा फैसला अभी के अभी, बस एक बार और केस खत्म। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अपना केस वापस ले ले कल के कल, और इस घर को छोड़ के रफा दफा हो जाए यहाँ से, वरना अगली बार तेरे दोनों किसी नाले में पड़े मिलेंगे। तुम लोग जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं कल ही जाके केस वापस ले लूंगी और चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। इंस्पेक्टर, कल रात उन्होंने जो भी किया वो मुझे डराने के लिए किया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को मारने की धमकी भी दिलवाई। लेकिन मैं अब डरने वाली नहीं हूं। आप मेरे भाइयों के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखिए। आप वाकई में मिसाल है। आपके साथ कोई हो न हो, मैं आपके साथ हूं। आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहिए, आपके और आपके बच्चों को कोई छू भी नहीं पाएगा। रेबेका ने अपनी जंग जारी रखी। उसके भाइयों ने उसके दिल में डर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने रेबेका के इरादे को और मजबूत कर दिया। लेकिन अभी काफी संघर्ष बाकी था। निचली अदालत ने रेबेका के विरुद्ध फैसला सुनाया था, पर रेबेका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की ठानी, और इस पूरे वाकये में यामिनी हर वक्त उसके साथ रही, क्योंकि उन्होंने रेबेका के अंदर सच के लिए लड़ने का जज्बा देखा था। आरोपी पक्ष के वकील का फाइनल स्टेटमेंट। सर, अगर ऑनरेबल कोर्ट परमिशन दे तो मेरी क्लाइंट ऑनरेबल कोर्ट से कुछ कहना चाहेंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, सदियों से औरतों को बोझ समझा जाता है। माँ बाप बेटी की शादी करके अपने सर का बोझ किसी दूसरे के सर डाल देते। क्या वाकई में हम औरतें इतना बड़ा बोझ हैं? लड़कों को तो बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? सर, कितने ऐसे लड़के हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो उस पर अपना हक जताते। क्यों? क्योंकि उनके लिए माँ बाप सिर्फ पैसों का जरिया है। अगर लड़की मरती है तो मरती रहे, लेकिन लड़के कानूनी रूप से वारिस बनकर उन्हीं पैसों को उड़ाते रहे, ऐश करते रहे। क्या ये जायज है सर? सर, ये कैसा न्याय है? पैदा दोनों हो, लेकिन प्रॉपर्टी पर हक सिर्फ बेटों का। ऐसा फर्क क्यों?
अगर बेटा अपना एक भी फर्ज नहीं निभाता है तो भी वो कानूनी रूप से वारिस। और बेटियां, बेटी बचपन से माँ के काम में हाथ बटाए, बाप के पैर दबाए, माँ बाप की देखभाल करे, छोटे भाई बहनों की देखभाल करे। जिस खूंटे से बनने को कहा जाए उसमें बनने के लिए चुपचाप चली जाए, अपने सारे कर्तव्य निभाए, फिर भी अधिकारों के वक्त उसी बेटी को दरकिनार कर दिया जाए। नहीं हो रहा, ये न्याय नहीं हो सकता। बेटी को बोझ समझा जाए, ये न्याय नहीं है। बेटी के अधिकारों को नकार कर उसे बेसहारा सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ये न्याय नहीं है सर। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं आई, बल्कि मैं पूरे समाज, पूरे देश की औरतों के लिए न्याय मांगने आई हूँ। And I hope कि आज इस अदालत से एक औरत, माँ है, बहन है, बेटी है, वो खाली हाथ नहीं जाएगी। थैंक यू सर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। रिबेका की बात सही है, लड़का और लड़की समान है और खानदानी जायदाद में सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं इस कानून में संशोधन के लिए सिफारिश करता हूं और तब तक इस केस में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए मैं मिस रिबेका जोसेफ को गोंसाल्विस विला में रहने की अनुमति देता हूं। अंतिम निर्णय तक गोंसाल्विस ब्रदर्स रिबेका जोसेफ को और उसके बच्चों को घर में रहने से मना नहीं कर सकते। जायदाद से जो भी आमदनी होगी उससे रिबेका और उसके बच्चों का भरण पोषण होगा। साथ ही साथ रिबेका को हर महीना खर्चा भी मिलेगा। और रिबेका ने जो घर की मरम्मत के लिए पैसे दिए हैं उसका 3/4 हिस्सा गोंसाल्विस ब्रदर्स रिबेका को लौटाएंगे। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। हाईकोर्ट ने न सिर्फ निचली अदालत के फैसले को खारिज किया, बल्कि रिबेका का पक्ष समझते हुए तात्कालिक फैसला सुनाया और साथ ही संसद से अपील की कि वो कानून में तब्दीली लाए। रिबेका के भाई अब मजबूर थे, वो किसी भी सूरत में रिबेका को उस घर से नहीं निकाल सकते थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कृष्णन उन गुंडों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने केस वापस लेने के लिए रिबेका पर हमला किया था और आखिरकार एक दिन वो पकड़े ही गए। पुलिस के दबाव में उन्होंने सच उगल दिया कि रिबेका के भाइयों ने ही रिबेका को धमकाने के लिए उन्हें पैसे दिए थे। रिबेका को धमकाने के आरोप में पुलिस ने उसके भाइयों और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। आर यू श्योर आप अपना कंप्लेंट वापस लेना चाहती हैं? यस सर। सर चाहे ये मुझे अपनी बहन माने या ना माने, मैं तो आज भी इन्हें अपना भाई मानती हूँ और इनकी सारी गलतियां माफ करती हूँ। एक बार फिर सोच लो रिबेका, मैं चाहूं तो इनको थाने में अच्छी सबक सिखा सकता हूं। नहीं सर, तो भले ही इन्हें मेरी तकलीफ से खुशी मिली हो, कि मुझे इनकी तकलीफ से खुशी नहीं, दर्द होता है सर। हो सकता है कि ये अपनी बहन को ठंड में सिकुड़ता हुआ बाहर अंधेरी रात में देखकर ये बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे भाइयों के बदन पर एक भी खरोंच मुझे आज भी बहुत परेशान करती है। शायद मेरे आंसू इन्हें सुकून देते होंगे, हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों की आंखों से आंसू बहे मेरी वजह से, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि दिल से चाहती हूँ कि मेरे भाई जहां भी रहे बहुत खुश रहे, उन्हें कभी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो।
मैं ये कंप्लेंट वापस लेती हूँ सर। फिर चल। नो। रिबेका की बहादुरी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के जज्बे को सावधान इंडिया सलाम करता है। ऐसी ही महिलाएं पूरे देश और समाज की शान है। रिबेका ने न सिर्फ नारी का सम्मान बढ़ाया, बल्कि वो इंसानियत की कसौटी पर भी खरी उतरी। रिबेका की री अपील में अदालत ने पाया कि रिबेका के भाई ट्रेवनकोर एंड कोचिन क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट पर भरोसा कर रहे थे, जबकि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इसे खारिज करता था। इस एक्ट के तहत रिबेका को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार माना गया और इसी बिना पर रिबेका को उसका हक मिला। यह अपनी तरह का पहला केस था। आगे चलकर सक्सेशन एक्ट में कई बदलाव किए गए और आखिरकार 9 सितंबर 2005 को किए गए अमेंडमेंट के तहत एक महिला को अपने पिता और ससुर की पुश्तैनी जायदाद में भी बराबर का हक दिया गया। ये एक्ट रिबेका जैसी अन्य महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गया। आज रिबेका सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। हमारे आसपास, हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे वजूद, हमारी हिम्मत को तोड़कर रख दें। लेकिन रिबेका की मिसाल हमें सिखाती है कि हिम्मत करने से ही बदलाव आता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान